Assalamualaikum student, hope you all are fine. Today we are going to start our new chapter that is cell. Okay, first इसमें ऑब्जर्व करते हैं हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज माइक्रोस्कोप. व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? द माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन ऑब्जर्व आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हो गए, या इसके अलावा हमारे पास सेल हो गया. सेल इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं. What is compound microscope? The microscope in which we observe the microscopic images by the help of visible light. जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो कोई इलेक्ट्रिसिटी से जो है स्टार्ट नहीं होता, बल्कि उसमें हम लाइट यूज़ करते हैं जो कि विजिबल लाइट होती है. हमारे रूम में या हमारे जो सनलाइट होती है वो हमारे एक मिरर होता है यहाँ पे माइक्रोस्कोप के पास, उस पर रिफ्लेक्ट करती है. वो लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है हमारे ऑब्जेक्ट पे, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ईजिली. देन वी हैव द लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, हम उसको मेन स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसमें विजिबल लाइट नहीं बल्कि लाइट दी हुई होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि आपको इमेज में नजर आ रहा होगा. उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं. इन द माइक्रोस्कोप वी हैव डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज डायफ्राम. डायफ्राम के जरिए हम अपने ऑब्जेक्ट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं. देन वी हैव कोर्स एडजस्टमेंट नॉब. कोर्स एडजस्टमेंट नॉब के जरिए हम अपने इमेज को ईजिली फोकस कर सकते हैं. एक होता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब, जिसके ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्ट्स को बहुत फाइन तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं. देन वी हैव द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज़ द इलेक्ट्रॉन बीम्स. मीन्स हम इसमें विजिबल लाइट या कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट यूज़ नहीं करते, बल्कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं टू सी द इमेजेस. अच्छा, इसकी जो इमेज है वो हमें जिस तरह नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उसमें जिस तरह नज़र आती है वैसे नज़र नहीं आती, बल्कि इसकी इमेजेस हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे नज़र आती है. जिस तरह हमारे पास फोटोग्राफिक शीट्स होती हैं घर में जिसमें पिक्चर्स हमारी होती हैं, उसी तरह से इसकी इमेज फोटोग्राफिक प्लेट्स पे नज़र आती है. Okay, centrifuge is an accessory topic. Okay, now what is cell theory? Cell theory, the cell was discovered by Robert Hooke. He observed the cell in the slices of cork. जो cork होता है हमारे पास, cork क्या होता है जो हमने देखा है हमारे पास जो वाइन बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर एक वुड कैप लगा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क. ठीक है, तो कॉर्क स्लाइसिस में उसने रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो उस पर और डिस्कशन की और इन्वेंशन की. ओके, लिवान हुक एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था. ओके, व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी इज गिवन बाय थ्री साइंटिस्ट, एम जे शिल्डन, टी स्क्वान एंड रॉबर्ट विर्चो. ठीक है, एंड द सेल थ्योरी वाज नंबर वन पॉइंट, द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मीन्स सेल जो है हमारे पास वो बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे उसमें हमारी बोन्स हों, मसल्स हों, या कोई भी ऑर्गन हो, दैट इज मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, सारे केमिकल रिएक्शंस हो गए, सारे फंक्शंस हो गए, मूवमेंट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई मसल की, वो सारी जनरेट होती हैं फ्रॉम दी सेल. ठीक है, आयोनिक कंसंट्रेशन हो गई बॉडी की, कोई सी भी कंसंट्रेशन हो गई, पीएच हो गया, जो भी मेंटेन होता है वो होता है बाय द सेल. ठीक है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ. सेकंड पॉइंट इसका ये है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें या तो एक सेल है या एक से ज़्यादा सेल्स हैं. The organisms which have one cells are called unicellular organisms, and the organisms which have more than one cells are called multicellular organisms. So unicellular organism को हम विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, या इसके अलावा हमारे पास दूसरे प्रोटेक्ट्स, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह हो गए. थर्ड पॉइंट इसका ये था, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो न्यू सेल्स बनते हैं वो ओल्ड सेल से बनते हैं. जो ओल्ड सेल होते हैं हमारे पास वो डिवाइड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस, और वो हमारे पास न्यू सेल्स जनरेट करते हैं. तो ये थ्री पॉइंट्स हो गए. सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ. All the living organisms are made up of one or more cells. And number 3 point is that new cells arises from the pre-existing cell. This is called cell theory. Cellular basis of life. All living things are made up of organized parts, obtain energy from their surrounding, perform chemical reactions, change with the time, respond to the environment, and reproduction. सेल साइज डिफर्स अमंग द स्पीशीज. अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो कि व्हाट इज द साइज ऑफ द सेल, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें हमें नजर आ रहा होगा कि सबसे लार्ज एनिमल हमारे पास वेल होती है. उससे जो अगर हम स्मॉल साइज पे जाएं तो ह्यूमंस आते हैं. देन वी हैव द एनिमल्स लाइक माउस. उससे छोटा हमारे पास आंट. उससे छोटा हमारे पास फ्रॉग सेल, फ्रॉग एग. उससे छोटा हमारे पास ह्यूमन एग. देन उससे छोटा हमारे पास प्लांट एंड एनिमल सेल आता है. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ द सेल इज स्मॉलेस्ट. अच्छा, सेल से भी ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट होता है हमारे पास वो बैक्टीरिया होते हैं.
ठीक है। बैक्टीरिया के बाद क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास नजर आ रहा है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सेल, ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। देन वी हैव द वायरसेस, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड एटम्स, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। Cell size, unicellular organisms are made up of one cell, multicellular organisms are made up of many cells. I have already told you that often specialized according to the functions. Here are some of the examples of animal cell, like the cheek cells. These are the cheek cells, these are the red blood cells, and these are the bone cells, which are the circular in shape. Red blood cells are biconcave disc shape, and cheek cells are the irregular in shape. Okay, now we have two types of cells, prokaryotic cell and the eukaryotic cell. The cell which have the proper nucleus along with the nucleus substances are called eukaryotic cell, and the cell which do not have the proper nucleus are called prokaryotic cell. Means वो सेल जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस का मतलब मैं अभी आगे जाके आपको समझाऊंगा न्यूक्लियस के टॉपिक में। बट मीन्स ये है कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हो गया, क्रोमोसोम्स वगैरह, जीन्स हो गए, वो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। तो इट्स मीन्स दे आर द प्रॉपर, दे हैव द प्रॉपर न्यूक्लियस एंड दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज मीन बाय द प्रोकैरियोटिक सेल? द सेल विच डू नॉट हैव द न्यूक्लियस बट देयर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए और क्रोमोसोम वगैरह, वो अलग से साइड में सेल के अंदर पड़े हुए होंगे रादर देन इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। Here we have the prokaryotic cell is a bacterial cell. Bacteria are the prokaryotic organisms. यहाँ पे आपको कहीं पे भी न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा, बल्कि उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह बीच में रखे हुए हैं। एंड हियर वी हैव द यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हमारे पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। हियर यू कैन सी हियर इज अ प्रॉपर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, उन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होगा। मीन्स genetic material is present inside the nucleus, means they are the eukaryotic cells. Here the difference between the eukaryotic and prokaryotic cell, you can read it after that lecture. Basic part of the eukaryotic cell, जो यूकैरियोटिक सेल होता है जिसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर सेल जो एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होते हैं, दे हैव थ्री मेन स्ट्रक्चर्स। नंबर वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स सेल मेम्ब्रेन, विच कवर्स द आउटर लेयर ऑफ द सेल। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन जो कि एक सेल को पूरी चारों तरफ से कवर कर रही है। द साइटोप्लाज्म, द स्पेस इनसाइड द सेल, दिस this empty space, this is called cytoplasm. And the nucleus, the larger nucleus in the center of the cell is called nucleus, which is called the brain of the cell. तो तीन मेन पार्ट्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल के। नंबर वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। here the here the diagram of यूकैरियोटिक सेल, जहाँ पे आपको जो है सेल के कंपोनेंट्स दिखते हैं। एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। यहाँ पे हमारे पास चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होगी, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव द स्मॉलर बॉडी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे पास आरएनए होता है। इन द अच्छा, फिर उसके न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। हियर वी हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज वाई दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है। Here you can see the mitochondria, which is the powerhouse of the cell, ATP की प्रोडक्शन करवाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। Here we have the lysosomes, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं इनसाइड द सेल। एक्स्ट्रा सेल्स को, बैक्टीरिया, वायरसेस को और एक्स्ट्रा ऑर्गेनिल्स को ये खा जाते हैं, जो कि डाई हो जाते हैं। Here we have the Golgi apparatus, another organelle of the cell. Golgi apparatus का काम ये होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब्सटेंस बना के देता है, वो Golgi apparatus उसको एब्जॉर्ब करके वेसिकल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं आउटसाइड द सेल। हियर इज अ वेसिकल्स, जो कि किससे निकले हैं? गोल्जी अपैरेटस निकले हैं। तो गोल्जी अपैरेटस वो सब्सटेंस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बना के दिए हैं उसको पैकेज करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा, उसकी जो है वो मैचुरेशन करेगा, और उसके बाद उसको वेसिकल्स के जरिए सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस करवा देगा। एक्सोसाइटोसिस मीन्स किसी भी सब्सटेंस को सेल से बाहर भेजना, ठीक है। अनदर स्ट्रक्चर वी हैव, अच्छा अब डिटेल में देखते हैं कि न्यूक्लियस को। दिस इज अ न्यूक्लियस, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारे पास आरएनए होंगे। दिस स्पेस इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से सेल के अंदर एरिया होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो एरिया होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। सिमिलरली लाइक द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं।
इसी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप में हमारे पास कुछ पोर्स होंगे, होल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। उसका काम ही होता है कि जो सब्सटेंसेस न्यूक्लियस हमें बना के देता है वो न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, तो ये मेन जो है वो ओवरव्यू था एक सेल का। अब वन बाय वन हम सारे स्ट्रक्चर्स को और ऑर्गेनिल्स को पढ़ेंगे। ओके, द फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म, द एरिया इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। वो एरिया जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है सारा, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द रीजन ऑफ द सेल दैट इज विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दैट इंक्लूड्स द फ्लूइड, द साइटोस्केलेटन एंड ऑल द ऑर्गेनील्स एक्सेप्ट द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का वो हिस्सा जहाँ पे सारी ऑर्गेनिल्स मौजूद हैं, साइटोस्केलेटन और दूसरी ऑर्गेनिल्स मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन 90 to 95% ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म में हमारे पास तकरीबन 90% वाटर होता है और 10 to 20% अदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा लेमा। तो सेल मेम्ब्रेन के तीन नाम हो गए हमारे पास। Okay, the plasma membrane. The cell outer boundary is called the plasma membrane, or the cell membrane covers the cell surface and act as a barrier between the inside and outside of the cell. सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास है वो कवर करती है हमारे पास पूरे सेल को, ठीक है, और सेपरेट करती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड को फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। व्हाट इज इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड? सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर मौजूद है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जो कि इंट्रासेलुलर सब्सटेंस को एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस से सेपरेट कर रही है। ठीक है, अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम जूम करके देखें तो इट्स लुक लाइक दिस, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम जूम करके देखें। फर्दर इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। Okay, selectively permeable separate the internal metabolic reactions from the external environment and allow the cell to excrete waste material. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे मैंने आपको बताया इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल? सेलेक्टिवली परमिएबल मींस ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, अपनी सेलेक्टिवली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने देती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के आर पार वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी जिसको सेल मेम्ब्रेन चाहेगी। सेलेक्टिव चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट होने देती है, बाकी चीज़ों को सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं होने देती। ओके, सेल मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। Phospholipid have a polar head, hydrophilic head that is made up of phosphate head and two non-polar hydrophobic fatty acids tail. Okay, here you can see that we have another diagram for this. Wait. Okay, this is a cell membrane layer. ठीक है। अच्छा, अभी सेल मेम्ब्रेन के लेयर में हमारे पास ये वो है, हमारे पास फॉस्फेट हेड है और दो इसकी टेल्स होती हैं, दैट इज फैटी एसिड से बनी हुई होती हैं, लिपिड से बनी हुई होती हैं। अब जो इसका फॉस्फेट हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स ये वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, ठीक है। और जो इसकी टेल्स हैं जो फैटी एसिड से बनी हुई हैं दैट इज द हाइड्रोफोबिक। ओके, दिस इज द फॉस्फेट हेड विच इज द हाइड्रोफिलिक, मीन्स ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। दिस इज अ टेल विच इज हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वो वाटर को अपने से दूर करेंगी, ठीक है। तो हेड इज अ हाइड्रोफिलिक, वाटर को अट्रैक्ट करेंगी, और टेल इज अ हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर को रिपेल करेंगी। अब ये जो लेयर है ये दो लेयर्स होती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड मीन्स फॉस्फेट हेड एंड लिपिड्स की टेल। फैटी एसिड्स लिपिड्स को ही कहते हैं, तो फॉस्फेट का हेड और लिपिड्स की टेल मीन्स फॉस्फोलिपिड, और उसकी बाइलेयर है, मतलब दो लेयर्स होती हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अच्छा जी, ओके। Cholesterol gives membrane firmness and prevent freezing in low temperature. Cholesterol is also present in the cell membrane, जो कि उसको flexibility provide करता है, एक firmness provide करता है, और लो टेम्परेचर में सर्दी के मौसम में उसको फ्रीज होने से बचाता है ताकि हमारे ट्रांसपोर्ट ना रुके। सेल मेम्ब्रेन्स में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन ऑफन कंटेन द प्रोटीन्स एम्बैब्ड विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के लेयर के अंदर एम्बैब्ड हुए हुए होते हैं। प्रोटीन्स हैव लार्ज मॉलिक्यूल्स और एड इन द सेल रिकॉग्निशन, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर पे अटैच हैं, लाइक दिस। दी अदर प्रोटीन जो कि प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की आउटर वॉल पे अटैच हैं, तो दे आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स, मतलब बाहर वाले प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन्स।
और वो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर पूरे एम्बैब्ड हुए हुए हैं, क्रॉसेस वन एरिया टू द अनदर एरिया लाइक दिस। ये वाले जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगर एंड नाइकोलसन, दो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड नाइकोलसन, उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्टेट दैट द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बिहेव लाइक अ फ्लूइड मोर देन इट बिहेव लाइक अ सॉलिड। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उन्होंने ये कहा कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो एक सॉलिड नहीं है बल्कि एक फ्लूइड लाइक मेम्ब्रेन है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ सच लेटरल मूवमेंट द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ द लिपिड्स प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंजेस। इसी वजह से सॉलिड नहीं है, ये फ्लूइड लाइक मटेरियल है, तो इसकी प्रोटीन्स और लिपिड की कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। हियर यू कैन सी द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये देखो डबल लेयर बाय लेयर फॉस्फोलिपिड की लेयर है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है जिसमें एक ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर है। इसमें हमारे पास जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दे आर द फॉस्फेट ग्रुप और दे आर द लिपिड्स टेल। फॉस्फेट आर द हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वाटर को अट्रैक्ट करती है, और जो लिपिड्स के लिए जो फैटी एसिड्स और लिपिड्स की हमारे पास टेल है, ये हाइड्रोफोबिक होती हैं जो वाटर को रिपेल करती हैं। Here we have the different types of proteins. वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे अटैच हैं, दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ पे आपको प्रोटीन्स नजर आ रहे होंगे। दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरह क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, इनमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। हियर वी कैन सी द कोलेस्ट्रॉल, this is the yellow part. ठीक है, yellow ball like structure is a cholesterol which provide the rigid flexibility to the cell membrane, also helps in the low temperature to prevent it from freezing. Okay, यहाँ पे देखो बेस डायग्राम बनी हुई है हमारे पास। ये देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यहाँ दो लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड होते क्या है, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास ये हेड है फॉस्फेट का बना हुआ और ये टेल है लिपिड की बनी हुई, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। ये जो हेड हमारे पास ये हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, मीन्स ये वाटर को रिपेल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। साथ साथ यहाँ पे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। हेयर यू कैन सी द कोलेस्ट्रॉल ग्रीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर पूरी बायलेयर में मौजूद होंगे विच प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। उसके साथ साथ ये लो टेम्परेचर में इसको फ्रीज होने से भी बचाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं इसके साथ जब कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच होगी, मीन्स ग्लूकोज की चेन अटैच होगी, उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये लिपिड्स के साथ अटैच होगी, अभी आपको दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगा, तो वो कहलाएगी ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट चेन। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट चेन जो कि प्रोटीन के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट चेन विच अटैच विद द लिपिड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में जो है वो कुछ ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड एंड टू द इनसाइड टू द आउटसाइड। फर्स्ट हमारे पास है ऑस्मोसिस, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, फोकस ऑन सॉल्वेंट वाटर मूवमेंट रादर देन द सॉल्यूशन solute, diffusion of water across a differentially selectively permeable membrane. What is osmosis? Movement of water molecules from the area of high concentration to the area of low concentration is called osmosis. Means water का move करना from outside to the inside of the cell membrane or from the inside to the outside of the cell membrane इसको हम osmosis कहते हैं। वाटर डिफ्यूजेस बोथ द वे अक्रॉस द मेम्ब्रेन बट सॉल्यूट कांट। वाटर जो है हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ से आएगा जाएगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, बट सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज टुवर्ड्स लो वाटर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर वहां पे होगी जहां वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर दैट डेवलप्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस की वजह से जब वाटर मूव करेगा तो जिस प्रेशर से वो मूव करेगा दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। Second, we have the facilitated diffusion, facilitated transport or active transport. What is facilitated transport? The movement of water molecule, the movement of substances from the area of high concentration to the area of low concentration by the help of proteins.
जो भी मैंने आपको बताया प्रोटीन्स अटैच हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. What is active transport? The movement of molecules from the area of low concentration to high concentration. मतलब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है. एक तो अभी हमने पढ़ा फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और एक अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. मतलब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा और इसमें इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड इन और आउट ऑफ द सेल इनसाइड द वेसिकल्स. अच्छा, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द वेसिकल. जैसे मैंने आपको बताया था गोल्जी अपैरेटस वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ वेसिकल, वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे. एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? वेसिकल्स के जरिए मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब वो सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं उनका बाहर जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? मॉलिक्यूल्स का इनसाइड मूव करना, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, किसी भी मॉलिक्यूल्स का सेल के बाहर से अंदर आना, इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. अब एंडोसाइटोसिस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस. व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? लार्ज सॉलिड मटेरियल्स इनटू द वेसिकल्स, और पिनोसाइटोसिस लिक्विड और स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स गो इनटू द वेसिकल्स. अगर कोई लार्ज पार्टिकल्स सेल के अंदर आ रहे हैं, मतलब एंडोसाइटोसिस हो रही है लार्ज पार्टिकल्स की, तो दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. और अगर स्मॉल पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है इनसाइड द सेल और वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस. फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल. फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्शन ऑफ द सेल. सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ऑल अराउंड इसको कवर करता है. सेल ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन करवाता है फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन सेल को सेपरेट द इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. Next organelle we have the nucleus, which is present in the center of the cell, and it's also called brain of the cell. The nucleus is a double membrane bounded organelle that contain a cell's DNA called brain of the cell. न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होती है, मतलब वो डबल लेयर की होती है, ठीक है, और उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल. हियर द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर एक और ग्लोब्यूलर स्मॉल बॉडी होगी, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. द एरिया इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. इन द न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास यहाँ क्रोमेटाइन नेटवर्क मौजूद होंगे. व्हाट इज क्रोमेटाइन नेटवर्क? मींस क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर डीएनए मौजूद होगा. अच्छा, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है. एनवेलप दो लेयर की होगी, ये मेम्ब्रेन दो लेयर की होगी, इसलिए इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. इन द न्यूक्लियर एनवेलप वी हैव द पोर्स, होल्स आर प्रेजेंट which helps in the transport of substance. जो substance न्यूक्लियोलस बनाएगा और वो ट्रांसपोर्ट करेगा आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, वो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है. न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलाई. इनसाइड द न्यूक्लियस जो एरिया हमारे पास था उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलाई था, मतलब न्यूक्लियोलस था, और क्रोमेटाइन नेटवर्क मींस क्रोमोसोम्स मौजूद थे. न्यूक्लियस डायरेक्ट द सेल एक्टिविटीज एंड स्टोर्स द डीएनए. न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है सारी सेल एक्टिविटीज को, उनको कंट्रोल करता है और अपने अंदर डीएनए को सेव करता है. व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमेटाइन. अच्छा, व्हाट इज क्रोमोसोम्स एंड व्हाट इज क्रोमेटाइन? जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होगा इन द न्यूक्लियोप्लाज्म उसको हम क्रोमेटाइन कहेंगे. लेकिन जब सेल डिवाइड होगा माइटोसिस के जरिए फ्रॉम वन सेल इनटू टू सेल्स, तो उस दौरान वो क्रोमेटाइन नेटवर्क चेंज हो जाएगा इनटू द क्रोमोसोम्स, तो उनको हम क्रोमोसोम का नाम देंगे. न्यूक्लियर एनवेलप, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन द न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन की होगी और उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होंगे, मींस न्यूक्लियर होल मौजूद होंगे. न्यूक्लियोलस, द न्यूक्लियोलस इज द प्लेस वेयर द डीएनए इज कंसंट्रेटेड व्हेन इट इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग राइबोसोमल आरएनए. न्यूक्लियोलस वो प्लेस है जहाँ पे डीएनए की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और वो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए बनाता है, राइट. आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम्स. यहाँ पे आपको नजर आ होगा दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक है. अब जब क्रोमोसोम को हम अनकॉइल करेंगे, मींस और जूम करके इसको खोलेंगे, तो उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगे, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स, और उस पर एक कॉइल होगा. दिस कॉइल इज कॉल्ड क्रोमोसोम. इस कॉइल को हम और फर्दर जूम करके देखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम, डीएनए कहेंगे, ठीक है.
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम हमारे पास 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्स्ट इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, देन वी हैव सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। पहले हम कॉमन स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें सेंटर में जो एरिया होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और जो उसकी 2 टेल्स होती हैं उसको क्रोमेटिड्स कहते हैं। वेट, ओके, दिस इज सेंट्रोमियर, और जो 2 टेल्स हैं इसकी उसको हम क्रोमेटिड्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स हमारे पास हैं 4 क्रोमोसोम्स की। एक होता है मेटासेंट्रिक। जब क्रोमोसोम सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा तो उसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। मतलब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है और 2 इक्वल टेल बना रहा है, इसकी क्रोमेटिड्स बना रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक। अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होगा, लाइक दिस, ये सेंटर से थोड़ा ऊपर है और इसने 2 जो टेल बनाई है क्रोमोसोम की वो अनइक्वल बनाई है, एक बड़ी है और एक छोटी है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। अगर हमारे पास सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पे मौजूद होगा, जिसकी वजह से एक टेल इसकी बहुत छोटी बन रही होगी और एक टेल बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही होगी, लाइक दिस, एक टेल बहुत छोटी है और एक टेल बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। लास्ट वी हैव द टीलोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल क्रोमेटिड्स के बिल्कुल एंड में होगा और सिर्फ एक टेल बना रहा होगा क्रोमेटिड्स की, उसको हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, चैंपियंजीज के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, पोटैटो के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर 8, अनियन के अंदर 16, गार्डन पी के अंदर 14, गार्डन पी इज अ वो मटर, ओके। कॉर्न के अंदर वी हैव 20 एंड फर्न के अंदर वी हैव 1000 क्रोमोसोम्स। ओके, यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो वीडियो में हम आपको फर्दर डिस्कशन करेंगे अपने अदर सेल ऑर्गेनिल्स की। अगर इस हवाले से कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे फिजिकल क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।